सो है कैसे वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वीबीएल यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीबीएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों पिछले कुछ टाइम में वीबीएल आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिली है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इन्वेस्टर्स के मन में एक डाउट है कंपनी के पीएनएल को लेकर, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर, कि आगे चलकर कंपनी के जो रेवेन्यू है, कंपनी के जो प्रॉफिट हैं, वो हो सकता है हमें स्लो होती हुई नज़र आ जाए। 2024 में कंपनी ने टोटल 20,000 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, बट इन्वेस्टर्स उम्मीद कर रहे हैं कि आगे चलकर 20,000 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो बहुत तेज़ी से आपको ग्रो करता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। इससे पहले की जो ग्रोथ रेट थी वैसी में भी हमें देखने को ना मिले। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? रिलायंस। आप सभी को पता है रिलायंस इंडस्ट्री ने वो सेगमेंट में उतरने का फैसला किया था जिस सेगमेंट में वीबीएल का काफ़ी बड़ा दबदबा है, और वो सेगमेंट है बेवरेजेस का। अब वीबीएल किसकी बॉटलर है? पेप्सी की, और पेप्सी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको सभी बनाती ही वीबीएल ही है और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। और किसी सेगमेंट में अगर रिलायंस जैसा बड़ा प्लेयर उतर जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्वेस्टर्स के मन में एक डर तो होगा कि हो सकता है कि उस सेगमेंट में रिलायंस आपको इन फ्यूचर डोमिनेट करता हुआ दिखे और जो पुराने बड़े प्लेयर्स हैं वो अपने मार्केट लूज़ करते हुए देखने को मिले। और पिछले कुछ टाइम में कैंपा कोला के जो मार्केट शेयर हैं वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ भी होते हुए दिखे हैं ड्यू टू प्राइसिंग। और अभी के टाइम पे देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक और सेगमेंट को टारगेट कर रही है, और वो सेगमेंट है बोल सकते हैं पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कल के दिन अनाउंस किया था कैंपा श्योर वाटर बॉटल, जो कि बोल सकते हैं पेप्सी की जो वाटर बॉटल है एक्वाफिना, उसके जो प्राइस हैं उसके कंपैरिजन में कैंपा श्योर के प्राइस जो हैं वो कम देखने को मिलने वाले हैं। तो क्या इससे भी वीबीएल को वैसा ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगा जैसा हमें पेप्सी को देखने को मिला था? तो चलिए उस चीज़ को समझते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सो देखो दोस्तों, मैंने कंपनी का बिजनेस हाइलाइट्स ओपन कर रखा है। यहाँ पर कंपनी के 2025 के कैलेंडर का फर्स्ट हाफ का कंप्लीट डेटा आपको देखने को मिलेगा। आप चाहो तो स्क्रीन को पॉज कर सभी चीज़ों को थोड़ा डिटेल में भी समझ सकते हैं, बट हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू जनरेटेड सेगमेंट्स के बारे में। तो देखो दोस्तों, अभी के टाइम पे मान लो कंपनी ने 100 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है एग्जाम्पल के तौर पर, तो उसमें से 75 करोड़ रुपए यानी कि 75% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक से जनरेट होता हुआ दिखा है, यानी कि बोल सकते हैं स्टिंग से, पेप्सी से, या फिर हम बात कर सकते हैं इनके नए प्रोडक्ट नींबूज से। बट उसके अलावा जो 18% है वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर से आ रहा है, यानी कि जो एक्वाफिना वीबीएल बेचती है, पेप्सी क्योंकि बॉटलर है ना भाई, तो उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो तो वीबीएल डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से बोल सकते हैं टोटल रेवेन्यू का 18% वीबीएल को मिल रहा है, और जूस बेचकर टोटल रेवेन्यू का 7% मिल रहा है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कंपनी ने यहाँ पर मेंशन किया है कि अभी के टाइम पे जो कंपनी का करंट सेल्स है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर वाले सेगमेंट से, वो अगर मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कम है। मतलब यहाँ पर बताया कंपनी ने द ओवरऑल मार्केट साइज फॉर पैकेज ड्रिंकिंग रिमेन सिग्निफिकेंटली लार्जर देन द कंपनी करंट सेल्स, यानी कि अभी के सेल्स के कंपैरिजन में मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि इस मार्केट में कंपनी को अपॉर्चुनिटी तो ज़रूर दिखेगा। अब इस मार्केट में रिलायंस जैसा प्लेयर उतरा है तो नो डाउट कंपनी को कंपटीशन तो मिलेगा। बोल सकते हैं पहले जैसे कंपनी ग्रो कर सकती थी इस मार्केट में,
वो अब उतनी तेज़ी से मे बी हमें ग्रो करती हुई देखने को ना मिले। तो बोल सकते हैं कंपनी का टॉप 2 सेगमेंट जो है, इसमें एक सॉफ्ट ड्रिंक वाला सेगमेंट, उसमें भी रिलायंस इंडस्ट्री की एंट्री देखने को मिली है, और दूसरा पैकेज ड्रिंकिंग सेगमेंट, उसमें भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की एंट्री देखने को मिली है। तो टॉप 2 सेगमेंट में रिलायंस का प्रेजेंस हमें दिख रहा है। अब देखते हैं इन सारी चीज़ों के बाद वीबल का जो मार्केट शेयर है इन 2 सेगमेंट में, वो आगे चलकर हमें कैसा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। अगर उसमें ड्रॉप देखने को मिली तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्वेस्टर्स के मन में जो कंसर्न है कि आगे चलकर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ स्लो हो सकते हैं, वो हमें देखने को मिल सकता है। और ड्रॉप देखने को नहीं मिली तो फिर उस केस में कोई भी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ में भी हमें स्लो होती हुई देखने को ना मिले। बट ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसको रिकमेंडेशन मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है बीएससी। अब बीएससी से रिलेटेड दोस्तों एक काफ़ी शॉकिंग रिपोर्ट हमें आती हुई दिख रही है, जो कि नो डाउट आपको अच्छी लग सकती है। अब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, बट उसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, इंडस्ट्री एनालिसिस से रिलेटेड सभी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती हैं। उसके अलावा सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स भी आपको दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर लो। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं बीएससी के बारे में। अब देखो, आप सभी को पता है बीएससी पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा फोकस में रही है अपने आने वाले रिजल्ट को लेकर। अभी तो कंपनी के नंबर्स हमें अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। लाइक अगर ग्रोथ देखोगे कंपनी के रेवेन्यू का पिछले 5 क्वार्टर का, तो 2 क्वार्टर में तो कंपनी ने 100% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई है, और बाकी के 3 क्वार्टर में कंपनी ने 50% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई है। और बात करें अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में, तो रेवेन्यू के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट ग्रोथ तो और भी बेटर है। 165% से पिछले 1 साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हुआ है। बट फिर भी अगर पिछले कुछ टाइम का परफॉर्मेंस अगर हम बीएससी का देखें तो 52 वीक हाई से 30.9% ये कंपनी नीचे है। क्यों नीचे है भाई? क्योंकि अभी के टाइम पे जो सेबी के रेगुलेशंस हैं उस हिसाब से उम्मीद है कि इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट की जो वॉल्यूम्स हैं वो हमें आगे चलकर वीक होती हुई दिखेगी। इसी वजह से बीएससी के नंबर्स इम्पैक्ट कर सकते हैं। और फ्यूचर को देखते हुए मार्केट अभी से बीएससी को तोड़ना शुरू कर चुकी है, और अभी 52 वीक हाई से 30.9% नीचे इसलिए है। बट दोस्तों ये सारी चीज़ों के बाद क्वार्टर 2 का जो कंप्लीट डेटा है इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट का, वो चलिए हम लोग समझते हैं। और वो डेटा अगर अच्छा रहता है तो हम उससे उम्मीद कर सकते हैं कि क्वार्टर 2 के नंबर बीएससी के अच्छे दिखेंगे। और ख़राब दिखेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उम्मीद करेंगे बीएससी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट हमें ख़राब दिखेंगे। तो चलिए उस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सो देखो दोस्तों, मैंने इक्विटी डेरिवेटिव टर्नओवर का जो कंप्लीट डेटा है वो ओपन कर रखा है। अक्टूबर के महीने को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर में सिर्फ आपको 2 ट्रेडिंग सेशन देखने को मिली है। बट इन 2 ट्रेडिंग सेशन में जो एवरेज रहा है डेली ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर का, वो हमें 25,254 करोड़ की देखने को मिली है, जो कि अगर पिछले 6 महीने के एवरेज से कंपैरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा है। बट अभी सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन है तो इस वजह से इस नंबर को आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। बट अगर हम बात करें क्वार्टर 2 के कंप्लीट डेटा के बारे में, तो क्वार्टर 2 में कौन कौन सा मंथ आता है भाई? सितंबर आता है, अगस्त आता है और जुलाई आता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली 2 चीज़ों को प्रायोरिटी दिया जाता है। एक होता है एवरेज डेली ऑप्शन नॉशनल टर्नओवर, और दूसरा है एवरेज डेली ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर। और दोनों को अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा नंबर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग का 3 डिजिट ही पढ़ लो, ठीक है। और स्टार्टिंग का 3 डिजिट के हिसाब से हम लोग समझ लेंगे कि नंबर्स में डिफरेंस कितना है। तो मान लो अगर जुलाई का डेटा है यहाँ पर नेशनल टर्नओवर का, तो 151 करोड़ एग्जाम्पल के तौर पर। अगस्त में ये बढ़कर 177 करोड़ देखने को मिला, और सितंबर में घटकर 165 करोड़ देखने को मिला। सितंबर में इसलिए घटा क्योंकि जो एक्सपायरी है वो शिफ्ट कर दिया गया था एनएससी और बीएससी का, इस वजह से। बट ठीक है, अगर एवरेज देखोगे तो सभी हमें 150 करोड़ के ऊपर ही देखने को मिले हैं। बट उसके अलावा अगर हम बात करें क्वार्टर 1 के पीरियड के बारे में, तो क्वार्टर 1 का पीरियड अप्रैल, मई और जून का होता है। आपको डेटा दिख रहा है या नहीं पता नहीं, बट मैं आपको क्लियर बता देना चाहूँगा। एक नंबर है 128 करोड़, एक नंबर है 127 करोड़, और एक नंबर है 138 करोड़। मतलब इनका जो एवरेज निकल रहा है उस एवरेज से भी अगर देखोगे तो कम है। तो इसका मतलब यह है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि क्वार्टर 2 में बेसिकली ज़्यादा टर्नओवर्स हमें देखने को मिले हैं बीएससी के प्लेटफॉर्म में एज़ कम्पेयर टू क्वार्टर 1। और इसका मतलब यही है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि क्वार्टर 1 के जो अर्निंग्स हैं उसके कंपैरिजन में क्वार्टर 2 के अर्निंग्स हमें थोड़े बेटर देखने को मिल सकते हैं। बाकी देखते हैं कि कंपनी के जब रिजल्ट आएंगे वो रिजल्ट में डेटा के हिसाब से सच में वैसी ही अर्निंग्स दिखती है या फिर कुछ उसका अलग दिखती है।
बाकी ये सारी चीज़ों को रिकमेंडेशन की तरह लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने डेटा की बेसिस पे आपको बताई है, तो आप इस पर रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सो दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स हमें सुनने को मिल रहा है जेफरीज की तरफ से। तो चलिए उस न्यूज़ एंड अपडेट्स की बात कर लेते हैं, बट वो न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ डिक्सन से रिलेटेड नहीं है, EMS कंपनी से रिलेटेड है, जिसमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी आती है। तो सबसे पहले जेफरीज ने हाईलाइट किया है EMS कंपनी के बैलेंस शीट स्ट्रेस को, जिसमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज का नाम नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। कौन कौन सी कंपनी का नाम है भाई? तो पहला नाम देखने को मिलता है अंबर इंटरप्राइजेस का। उसके अलावा आपको नाम देखने को मिलता है सिरमा SGS का। उसके बाद आपको नाम देखने को मिलता है काइनेस टेक्नोलॉजीज़ का। बैलेंस शीट से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब उसके अलावा दोस्तों जेफरीज ने कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज बताई है एम्बर टेक्नोलॉजीज़ का, डिक्सन का, काइनेस टेक्नोलॉजीज़ का और सिरमा SGS का। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ को लेकर उन्होंने ये बताया है कि फिलहाल डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ फोकस कर रही है डिस्प्ले मॉड्यूल्स में, कैमरा कंपोनेंट्स में और लिथियम आयन बैटरीज में। और इसके लिए उन्होंने रिसेंटली स्टेक एक्वायर किया था क्यूटेक इंडिया का, अपने बोल सकते हैं पोर्टफोलियो में थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस चीज़ को देखें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी का स्टेप जो है वो थोड़ी सी बेटर दिख रही है। क्यों दिख रही है भाई? क्योंकि EMS सेगमेंट तो पिछले कुछ सालों से कंपनी को काफ़ी अच्छा बूस्ट दिया है, और इस सेगमेंट में अगर कंपनी के पास अच्छे ऑर्डर्स बुक हैं, जैसा कि कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया है, तो उस ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी के पास इतने इनफ कंपोनेंट्स होने चाहिए जिससे कंपनी के ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट होने में किसी तरह का डिले ना हो। बट फिर भी यहाँ पर कंपनी को लेकर यहाँ पर जेफरीज ने यही मेंशन किया है कि एग्जीक्यूशन चैलेंज कंपनी के लिए ज़रूर रहेगा, यानी कि जो ऑर्डर बुक है उसको टाइमली एग्जीक्यूट करने का कंपनी के ऊपर चैलेंज रहेगा सप्लाई चेन इश्यूज़ की वजह से। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट कर सकते हो। बाकी कोई रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। बाकी बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों कैम्स। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया है 10 अक्टूबर को कंपनी बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर रही है, जिसमें कंपनी स्प्लिट का प्रपोजल रखेगी और स्प्लिट का प्रपोजल अप्रूव होता है तो ये कंपनी की तरफ से स्प्लिट की न्यूज़ आपको देखने को मिल सकती है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हो। बाकी शेयर होल्डर अगर आप नहीं हो तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।